हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे ऑथर मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसे को गवा देता है, वहीं कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्दी बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी समझने के लिए पहले एक कहानी के माध्यम से इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे, जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रिक्वेंटली आता था। वह एक जीनियस था जिसने अपनी यंग एज में बहुत सी कंपनीज बनाई थी, उसे बेच भी दी थी। उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घूमता था, फिर बिना शराब पिए और शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी जब उसने अपने दोस्तों को बहुत से पैसों की गड्डियां देकर कहा कि उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करा लो। फिर वह अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया, जिसमें उसने एक गेम खेला। जो गोल्ड कॉइन को समंदर में ज्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार, वो भी किसी मस्ती के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि उसका यह बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। ज्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ साल बाद पता चला कि वह कैसे बैंकरप्ट हो गया। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं, जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह एक साधारण अमेरिका के गाँव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। यह साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेट वर्थ 58 करोड़ थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चे को और वहीं 43 करोड़ चैरिटी में दे दिए। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए? अब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वह तो एक साधारण जीवन जीता था। जितने पैसे बचा सकता था उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स में लगाकर भूल जाता था। फिर कई दशकों बाद कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्थ बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप पैसे के साथ कैसा बिहेव करते हैं इसकी जरूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकरप्ट हो जाता है। दूसरा एक सफाई कर्मचारी ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद करोड़पति बन जाता है। नो वंस क्राई। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं लॉटरी टिकट का। अमेरिकन जनता मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्टिंग इवेंट्स और बुक के कंबाइंड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट लॉटरी खरीदने में खर्च करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? ना अमीर ना मिडिल क्लास, बस गरीब लोग। वह गरीब लोग जो इतनी गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी आ जाए तो 30 से 35 हजार रुपए अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहाँ पर सालाना 30 से 35 हजार रुपए की लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। व्हाट फाइनेंशियल सेंस डज इट मेक? ऐसा क्या फाइनेंशियल सेंस लॉटरी टिकट खरीदने का बनता है? वह पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता है, उससे वह लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। क्या यह फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे नहीं, यह क्रेजीनेस है। लेकिन जो आपको और हमको क्रेजी लगता है वह गरीब आदमियों के लिए रेशनल और वाइज डिसीजन है। कैसे? उसके लिए ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है वह कहता है हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। सेविंग की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। बहुत ज्यादा सैलरी, वेकेशंस, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे बहुत दूर हैं। उतना ही कि हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। यह सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर जी रहे होते हैं, ऐसे सपनों को साकार करने के चांसेस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदकर और लॉटरी लगने पर ही लगते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम अपने सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको यह क्रेजी लगेगा क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वह बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आज आप में से बहुत से लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं गरीब हो, मिडिल क्लास या रिच, ज्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल की सीट पर वर्किंग करके नहीं, इंसान के अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस और इमोशन से प्रभावित होकर लेता है। जो मैं डिसीजन लूंगा वह आपको क्रेजी लग सकता है, जो आप डिसीजन लेंगे वह मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर डिपेंड करती है आप अपने इमोशंस, सर्कमस्टेंसेस और कैलकुलेशंस को साथ में रखते हुए पैसे के साथ कैसा बिहेव करते हैं। लक एंड रिस्क। बिल गेट्स की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। बिल गेट्स सन 1968 में जब एक स्कूल पढ़ते थे तो उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन पूरी दुनिया में द लेक साइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक थे। वह लकी स्टूडेंट जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने यह बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है, अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे बिल गेट्स के सक्सेस होने के, लेकिन लक उनमें
उनमें से एक था। बिल गेट्स के एक और दोस्त केंट इवांस की बात करते हैं। केंट इवांस बिल गेट्स और पॉल एलन के बहुत बेहतरीन दोस्त थे। उनके सभी कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है अगर केंट इवांस ने स्कूल खत्म किया होता तो वह निश्चित माइक्रोसॉफ्ट में, लेकिन केंट इवांस ने स्कूल खत्म ही नहीं किया। केंट इवान स्कूल में ही एक एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं लेकिन मरता लाखों में से एक ही है। ऑथर लक और रिस्क का कंसेप्ट इस एग्जांपल से सिखाते हैं। बिल गेट्स और केंट इवांस बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटी रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं केंट इवांस लाखों लोगों में से वह इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल अपोजिट रिस्क को फेस करना पड़ा। जहां शुरुआत एक साथ हुई थी वहीं लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनल आउटकम्स बिल्कुल अपोजिट हो गए। यहाँ कहानी का मतलब यह नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी। किस्मत के अलावा और भी बहुत कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन यह कहना उचित होगा आपके एफर्ट्स के अलावा भी बहुत से फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आउटकम क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में भी नहीं होते। आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो यह मत मान बैठो आपने जो डिसीजन लिए वह सब सही रहे, तभी आप सफल हुए, आगे भी वैसा ही होगा। अगर आप फाइनेंशियल फेलियर का सामना करो तो यह मत मान लो जो आपने डिसीजन लिए सब गलत थे इसलिए आप असफल हुए। सफल होते समय भी आपके डिसीजंस हार्डवर्क के साथ बहुत सारे फैक्टर्स थे, जो आपके असफल होने पर भी आपके डिसीजंस हार्डवर्क के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स थे। सफल होने पर भी कॉन्शियसली आगे बढ़ते रहो, असफल होने पर भी सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चलो जब तक सभी फैक्टर्स आपके फेवर में आकर आपको सफलता ना दिला दें। नेवर इनफ व्हेन रिच पीपल डू क्रेजी थिंग्स। मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल को बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जांपल देते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ, जो एक अनाथ थे। ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहने के बावजूद रजत गुप्ता दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैकेंसी के सीईओ बने। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल रोल में भी वह रहे। साल 2008 में उनकी नेट वर्थ करीब $100 मिलियन थी। उतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रखकर उनकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 प्रति घंटे बिना कुछ किए कमाए जा सकते हैं, वो भी 24 घंटे हर रोज। लेकिन यह भी उनके लिए काफी नहीं था। वह करोड़पति से बहुत ही डेस्परेटली अरबपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन सैक्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डेस्परेशन में इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्हें सेटिस्फेक्शन न होने के कारण ऐसा काम किया जिसने उनकी इतने सालों की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के लिए दोषी पाया गया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसका मतलब था ऐसी इंफॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग में मिलती थी जो कॉन्फिडेंशियल होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। ऑथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वह दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति, कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। यह इनफ शब्द बहुत मायने रखता है। यह बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए, ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरी हो सकें। इसके बाद सब लालच है जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। तो सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप इनफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं, इसके बाद रुक जाएं। पैसे से ज्यादा अपने परिवार और अपनी सुख शांति को ज्यादा महत्व दें। सोशल कंपैरिजन यह स्किल अटेन करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके पास BMW है, मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को छोड़ना बहुत ही जरूरी है इस इम्पोर्टेंट स्किल को सीखने के लिए। तो अपने लिए क्लियर इनफ की डेफिनेशन बनाना, उस फाइनेंशियल स्टेट्स को अचीव करने के लिए डायरेक्शन में काम करना, फिर तो रुक जाना बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्किल है। कंपाउंडिंग, वॉरेन बफेट ने इतना मासिव वेल्थ कैसे बनाया, उसके ऊपर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी हैं। अगर उन सभी किताबों की समरी देखें तो एक लाइन में कंक्लूड किया जा सकता है। वह एक लाइन है, दिस गाय हैज बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3 क्वार्टर्स ऑफ सेंचुरी। वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे थे तब वह बच्चे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी उनकी $86.5 बिलियन की नेटवर्थ है, जिसमें से उन्होंने $81.5 बिलियन की नेटवर्थ अपने रिटायरमेंट एज मतलब 60 साल के बाद इकट्ठी की है। नो डाउट वॉरेन बफेट एक फिनोमिनल इन्वेस्टर हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वह 75 साल से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंस उनकी स्किल्स को देना चाहिए उतना या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस टाइम को देना चाहिए। आथर एक एग्जांपल देते हैं जिसमें वो कंपेयर करते हैं वॉरेन बफेट को एक साधारण इंसान से। वॉरेन बफेट ने 10 सालों की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जब वह 30 साल के थे तब उनकी नेटवर्थ $9.3 मिलियन थी। वही एक साधारण इंसान जो नॉर्मली 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, उसकी नेटवर्थ 30 साल की उम्र में मात्र $25,000 होगी, क्योंकि उसने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की। अब अगर वह इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना शुरू करता है, वह 60 की उम्र तक 22% रिटर्न कमाता है। वह साधारण इंसान है तो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है।
फिर इन्वेस्टिंग बंद कर देता है तो प्रेजेंट टाइम में उसकी नेटवर्थ $11.9 मिलियन होगी। वहीं वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $86.5 मिलियन है। उसकी नेटवर्थ वॉरेन बफेट की नेटवर्थ से 99% कम है। समरी में यह कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनकी बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना, फिर उसे 90 साल की उम्र तक कंटिन्यू रखना। उन्होंने 75 साल तक कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट की, फिर उसे होल्ड करके रखा या उसे री इन्वेस्ट किया। उस समय ने कंपाउंडिंग के एक्सपोनेंशियल रिजल्ट उन्हें दिए। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियल स्किल। नेक्स्ट पॉइंट, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन हम अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। शायद यही कारण है कि ज्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद ही फेल हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के एग्जांपल हैं, एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी ब्रोक हो गए। बिजनेस, कैरियर और इन्वेस्टिंग सब में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक सर्वाइव करना। यह फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बफेट के एग्जांपल से समझी जा सकती है। वॉरेन बफेट के साथ साथ उनके जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर रहे होंगे, फिर भी वॉरेन बफेट जैसी नेटवर्थ किसी और की क्यों नहीं हुई? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक सर्वाइव किया, अपनी वेल्थ को धीरे धीरे करके बढ़ाया, इसे कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में करीब 14 रिसेशन देखे, लेकिन वह पैनिक नहीं हुए, अपने आप को बर्नआउट नहीं होने दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी लुक्रेटिव डील छोड़नी पड़ी। रजत गुप्ता की तरह अपनी रेपुटेशन कभी स्टेक पर नहीं लगाई। उनकी जो सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी रही वह उनका अपनी और अपनी वेल्थ का सर्वाइवल ही था। बस इसी सर्वाइवल ने उन्हें वह समय दिया जो दूसरे लोगों को नहीं मिला। उसी समय ने अपना जादू दिखाया और फिर कंपाउंडिंग से उनकी नेटवर्क इतनी जबरदस्त हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पर द साइकोलॉजी ऑफ मनी के मैंने यहाँ पर 5 लेसन आपको बता दिए हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे लेसन है जो कि आप इस किताब से पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पर पूरी बुक को आप पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी। तो आपको ये समरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।